दोस्तों नमस्कार। आज हम इस कहानी में आपको बताने जा रहे हैं कि वास्तव में इस दुनिया में अब मानवता कितनी गिर चुकी है और किस तरह से आदमी निर्दयी हो चुका है। किंतु यह दुनिया उनके अलावा कुछ ऐसे लोगों पे भी जिंदा है जिनके अंदर मानवता आज भी जिंदा है, आज भी उनके अंदर दया है और आज भी वे लोगों पे पशुवत व्यवहार न करके मानवता का व्यवहार करते हैं। दोस्तों, कहानी है आज पटना के रेलवे स्टेशन की, जहां आज बहुत ही चहल पहल भीड़ भाड़ थी। पटना की सड़कें लोगों से पटी पड़ी थी, गाड़ियां इधर से उधर बराबर चल रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पटना की सारी जनसंख्या आज केवल पटना रेलवे स्टेशन पे आ गई है। पटना रेलवे स्टेशन पे उनके पहनावे, उनके संस्कृति की झलक मिल रही थी और बार बार ये एहसास हो रहा था कि पटना कैसा है, या यूँ कहिए कि लगता था कि विभिन्न रंग के फूल पटना रेलवे स्टेशन पे डाल दिए गए हैं और पटना की सुंदरता में चार चांद लग गए हैं। स्टेशन पे गाड़ियों का आना जाना बराबर जारी था, जिसकी वजह से कभी चिक 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 की आवाज़ तो कभी उनके हॉर्न, कभी ठक ठक की आवाज़ बराबर सुनाई दे रही थी। इन्हीं सबके बीच में एक बच्चा जिसकी उम्र करीब 18 साल की रही होगी, अभिनव शर्मा, एक बेंच पे बैठा चुपचाप अपने अतीत के विषय में सोच रहा था। पहनावे के दृष्टि से उसका पैंट और शर्ट बिल्कुल मैला हुआ था, साथ में रखा हुआ झोला फट चुका था। आज अभिनव के सामने दुनिया की ये भीड़ कुछ नहीं थी, बल्कि वो अपने घर के विषय में सोच रहा था, जहाँ से वो उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। उसके माँ बाप बूढ़े हो चुके थे और चारपाई से लगे थे। थोड़ी बहुत खेती थी, उस पर खेती पाती तो करते थे, किंतु कभी कभी बाढ़ की वजह से वो सब बर्बाद हो जाता था। अभिनव एक बार हैदराबाद गया, जहां इंटरव्यू देने के बाद उसके फटे पुराने कपड़ों की वजह से उसको तिरस्कृत करके निकाल दिया गया। दोबारा वो बम्बई में गया, बम्बई की माया नगरी में, जहां अभिनव जैसे कई लोगों की ज़िंदगियां बन भी जाती हैं और कुछ की ज़िंदगी बर्बाद भी हो जाती है। अभिनव को वहाँ भी निराशा हाथ लगी। इन्हीं सब के विषय में वो सोच रहा था कि तब तक उसकी ट्रेन आ गई। क्योंकि उसने आज जो ट्रेन लिया था, ट्रेन की टिकट लिया था, वो पैसे के कमी की वजह से साधारण गाड़ी का टिकट लिया था। भीड़ बहुत ज़्यादा थी। अभिनव शर्मा किसी तरह से धक्के खाता हुआ जनरल कंपार्टमेंट में चढ़ गया और ढूंढते ढांढते एक जगह सीट मिल गई। थोड़ी देर में गाड़ी स्टेशन से आगे बढ़ी। उसने अपना रफ्तार पकड़ लिया और तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही थी। स्टेशनों पे गाड़ी रुकती, कुछ लोग चढ़ते, कुछ उतरते, कभी भीड़ से धक्का लगता तो कभी भीड़ आराम से उतर जाती थी। अभिनव अपने आप में सोच रहा था कि अब दिल्ली में भी अगर नौकरी ना लगी तो मैं क्या करूँगा, आने वाले दिनों में माँ बाप को कैसे खिलाऊँगा, क्या उनकी व्यवस्था कर पाऊँगा। इसी सब सोच विचार में वो मग्न था कि तभी कंपार्टमेंट में टीटी का आगमन हुआ। टीटी महिला टीटी थी, जिसका नाम तृष्णा था। वो हर सीट पे जाती और टिकट की मांग करती। तृष्णा को देख करके ये लगता था कि वो अभी नौकरी उसकी नई है और उसकी ज़िंदगी में केवल एक ही चीज़ था कि टिकट के विषय में सारे नियम कानून पालन किए जाएं। अगर कोई बंदा पालन नहीं करता था तो पेनाल्टी लगाना जैसे उसने अपरिहार्य कर दिया था। वो चल रही थी, प्रत्येक व्यक्ति से टिकट चेक करती, उनसे या तो पेनाल्टी लेती या अगर सही टिकट था तो आगे निकल जाती। धीरे धीरे करते करते अभिनव का भी नंबर आ जाता है। कृष्णा उसी टफ शब्दों में पूछती है, टिकट। अभिनव शर्मा अपना टिकट निकाल के उसके आगे रख देता है। वो टिकट का गहन परीक्षण करती है और पूछती है कि ये टिकट तो इस ट्रेन का नहीं है,
या तो साधारण गाड़ी का टिकट है, और अभिनय को ऊपर से नीचे तक देखती है, उसके फटे पुराने पैंट और शर्ट को देखती है और फटे हुए झोले की तरफ गौर से देखती है। जो तृष्णा अभी तक किसी के पास 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकती थी, अब उसकी आंखों में एक विनम्रता, एक करुणा दिखाई देने लगी थी। उसने पूछा, हाँ आपने टिकट बताया नहीं, इस पे तो पेनाल्टी लगेगी। अभिनव ने बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया कि मैडम मेरे पास टिकट, मैं जानता हूँ कि मैं गलत डिब्बे में आ गया हूँ, किंतु मेरे पास मजबूरी थी, मेरे माता पिता बीमार हैं, गरीबी में हैं, और हम यहाँ दिल्ली सर्विस के लिए जा रहे हैं। उसने जेब में हाथ डाला, बहुत टटोलने के बाद उसके पास 350 रुपये निकले। उसने कहा, मैडम मेरे पास ये 350 रुपये हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको इन्हें दे दूं और आप अपना पेनाल्टी का टिकट काट दीजिए। तृष्णा ने बड़े गौर से उसको देखा, उसके आंखों में छुपी सच्चाई को देखा, उसके हृदय की शुद्धता को देखा, और उसके अंदर एक करुणा जागृत हो गई। उसने पूछा कि अगर तुम ये पैसे मुझे दे दोगे तो स्टेशन से उतर करके नौकरी ढूंढने कैसे जाओगे? अभिनव ने बड़े सरल उसमें कहा, मैडम जैसे ऊपर वाले की इच्छा होगी वैसे करना पड़ेगा। उसने फिर पूछा, तुम खाओगे क्या? उसने कहा, भूखे सो लूँगा मैडम, वैसे एक रात भर के लिए तो माता पिताजी ने रोटियां बांध दी हैं, नमक के सहारे खा लूँगा, और आगे कहीं जा कर के कुछ दिन तक किसी होटल पे या किसी अन्य जगह पे बर्तन इत्यादि मांज करके अपनी व्यवस्था चलाता रहूँगा। तृष्णा आगे बढ़ गई और कहा कि मैं अभी लौट के आती हूँ, तब तक तुम यहीं बैठो, हटना नहीं। अभिनव वहीं बैठा रहा। तृष्णा ने पूरे डब्बे के टिकट का चेक किया और उसके पास आई। उसने कहा, मैं तुम्हारी सच्चाई से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारे ऊपर हम पेनाल्टी नहीं लगाएंगे, आप यहीं बैठे रहना, और अगर कोई आपके पास आता है टिकट की मांग करता है तो उससे केवल मेरा नाम बता देना कि तृष्णा शर्मा मैम ने हमको यहाँ बिठाया है। अभिनव बैठा रहा। तृष्णा पूरे डिब्बे की चेकिंग करने के बाद दूसरे डिब्बे में चली गई। ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी। होते होते रात के 12 बज गए। अभिनव ने अपने झोले से, जो कि फटा पुराना था, उसमें से रोटियां निकाली और नमक के साथ एक रोटी खा करके पानी पी लिया। अभी पानी पी करके उसने बोतल को झोले में रखा ही था कि आरपीएफ के 2 जवान आ गए। उन्होंने कहा, सब सारे, उसमें कहा टिकट टिकट टिकट। सब ने अपने अपने टिकट दिखा दिए। जब वो अभिनव के पास पहुंचते हैं तो पूछते हैं, आपका टिकट? अभिनव अपना पूरा टिकट दिखा देता है। वो कहते हैं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। उसने कहा, महोदय मुझे तृष्णा शर्मा जी जो आपकी टीटीई है वो यहाँ बिठा के गई हैं और कहा है कि जो भी आएगा मुझे बता देना कि ये हमने आपको यहाँ बिठा दिया है। जो आरपीएफ के जवान थे उनके आंखों में दया के बजाय जल्लादीपन दिख रहा था। उन्होंने उससे बड़े ज़ोर से कहा, ये क्या तेरे बाप का घर ट्रेन है या तृष्णा शर्मा के बाप का घर है? तुम्हें पेनाल्टी तो देनी ही पड़ेगी। पेनाल्टी का नाम सुनते ही अभिनव का रूह कांप गई और उसने कहा, महोदय मेरे पास केवल 350 रुपये हैं, अगर आप चाहो तो इन्हें ले सकते हो, मैं अपना आगे का गुजारा बस कर लूँगा। उन दोनों ने उससे 350 रुपये तो ले लिए, किंतु यह निर्देश दिया कि अभी अगले स्टेशन तक मैं आपको ले चल रहा हूँ, वहाँ आप मेरे सामने उतर जाइएगा। गाड़ी चलती रही, दोनों वहीं खड़े रहे और जैसे ही अगला स्टेशन आया उन्होंने ज़बरदस्ती धक्के मार के अभिनव को नीचे उतार दिया। अभिनव का सौभाग्य था कि जैसे ही वह नीचे उतरा, तृष्णा भी वहीं खड़ी उसको मिल गई, क्योंकि तृष्णा के लिए यह अंतिम स्टेशन था। यहाँ से दूसरे टीटी लोग आने वाले थे और उसने यह तय किया था कि हम अभिनव को दूसरे टीटियों के हवाले कर दूंगी। अभिनव ने अपनी पूरी बात बताई।
तृष्णा के आंखों में क्रोध और ईर्ष्या की भावनाएं जागृत हो चुकी। उसने उन दोनों आरपीएफ के जवानों को बुलाया और कहा, आपने किस हैसियत से इनका टिकट चेक किया, और अगर आपने टिकट चेक किया था तो ये 350 रुपये घूस के रूप में किस लिए ले लिया, मैं आपकी अभी कंप्लेंट करती हूँ। दोनों जवान उसी तरह कांप रहे थे जैसे कभी अभिनव कांप रहा था उनके सख्ती से। उसने कहा, कुछ नहीं, अब आपको इसे 700 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर आप नहीं देते हो तो मैं कंप्लेंट करती हूँ। तब तक वो दूसरे टीटी भी आ गए जिनको यहाँ से चढ़ना था और तृष्णा को यहाँ से वो गाड़ी छोड़ देनी थी। तृष्णा ने पूरी बात बताई और डर के मारे उन दोनों आरपीएफ के जवानों ने उसको 700 रुपये दिए और पूरी कहानी बताई कि इसको ले जा कर के दिल्ली छोड़ देना, और छोड़ ही न देना भैया, इसको बाहर भी कर देना ताकि रास्ते में कोई और परेशानी ना आए। साथ ही साथ अभिनव को एक नंबर दिया, कहा आप इस पर कॉल कर लीजिएगा, कल मैं आपको वहीं मिलती हूँ, आज मेरी ड्यूटी यहीं तक है। अभिनव जा कर के उन टीटी लोग महोदय के मदद से दिल्ली स्टेशन पे उतर गया, और उतरते ही उसने एक जगह पे जा कर के चाय पी और अपने रास्ते पे चल पड़ा। दिल्ली की गलियों में भीड़ भाड़ थी, रात का माहौल था, रोशनी चमक रही थी, गाड़ियों के हॉर्न बार बार सुनाई दे रहे थे। ऐसी स्थिति में उसने जा कर के रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से स्थान पे अपना कंबल डाला और फटा पुराना बैग सर के नीचे रख के लेट गया। इन प्रकारेण सुबह हुई। सुबह होते ही उसके छोटे से मोबाइल पे, जो कि उसने बामुश्किल लिया था पुराना मोबाइल, उस पे एक नंबर चमका, और वो नंबर वही नंबर था जो तृष्णा शर्मा ने उसे दिया था। तृष्णा ने पूछा, कहाँ हो? उसने कहा, मैडम मैं सामने जो तिराहा होता है उसी पे लेटा हुआ हूँ। तृष्णा उसके पास पहुँची और उसने कहा, अब यहाँ से कहाँ जाओगे? अभिनव ने कहा, मैडम जहाँ भी मिलेगा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा पेट भरने के लिए और माँ बाप के। तृष्णा ने फिर पूछा कि आपकी पढ़ाई क्या है? उसने अपना पूरा विवरण बताया और अपनी सारी मार्कशीट वगैरह निकाल के दे दिया। तृष्णा उसको लेकर के सामने के होटल पे गई, उसके कागज़ों को बहुत सावधानी से चेक किया और उसको अपने साथ अपने घर ले गई। उसने कहा, जब आप यहाँ तब तक रहोगे मेरे घर में जब तक आपको कोई नौकरी ना मिल जाए। अभिनय को तो मांगी मुराद मिल गई थी, लेकिन तृष्णा ने अभी तक ये नहीं बताया था कि वास्तव में वो भी, उसका नाम तृष्णा शर्मा है। दोनों तृष्णा जो है अपने ड्यूटी पे रोज चली जाती, छुट्टियों के समय में तृष्णा उसको बार बार पार्क वगैरह घुमाती, और इसके एवज में वो उसे चाय पानी की व्यवस्था कर दिया करता था। कुछ दिन बीता। एक दिन तृष्णा के साथ एक सूटेड बूटेड आदमी ऑफिस में उसके घर पे आया और उसने अभिनव का परिचय कराया कि यह इस दिल्ली के माने जाने सेठ हैं और आपको इनके यहाँ मुनीमगिरी का काम करना पड़ेगा। अभिनव को मांगी मुराद मिल गई थी। रात भर वो वहीं रहा तृष्णा के साथ। दूसरे दिन तृष्णा उसको ऑफिस में ले जा गई और ऑफिस ले जाने से पहले उसको अच्छे कपड़े दिलवाए, जूता दिलवाया और बाल कटवा करके कायदे से सेट किया। फिर ऑफिस में ले जा करके उसको नौकरी ज्वाइन कर दी, किंतु हिदायत दी कि प्रतिदिन तुम यहाँ से मेरे घर ही आओगे और अभी भी आप वहीं रुकोगे। जो आपको तनख्वाह मिलेगी वो अपने माँ बाप को मेरे सामने भेजोगे। अभिनव अचंभित भी था, परेशान भी था कि यह कैसी औरत है जो मेरे लिए यह सब कर रही है। समय बीता, धीरे धीरे उन्नति करते करते वो उसी कंपनी में एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया और अब उसको अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी। उसने सारी बात तृष्णा से बताई। तृष्णा ने कहा, कोई बात नहीं है, आप परेशान मत हो, ये मेरे पिताजी का ऑफिस है और यहाँ उनका ही काम चलता है। मैंने जानबूझ करके आपके ऊपर आपकी विद्वता को देखते हुए ये नौकरी आपको दिलाई थी और अब मैं पिताजी से गुजारिश करूँगी कि वो हमारी और आपकी शादी कर दें, हम लोग आजीवन एक दूसरे के साथ रहें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी जो भी हो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके दिए गए सुझावों से हमें प्रेरणा मिलती है। नमस्कार।